गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसटी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो था रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी के अंदर रासायनिक बल गतिकी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं या तात्कालिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, मंद अभिक्रियाएं कौन सी हैं और अति मंद अभिक्रियाएं कौन सी हैं। तो वेग के आधार पर हमने 3 भागों में अभिक्रियाओं को बांट लिया था और मैंने आपको अभिक्रिया का जो वेग है उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय या परिवर्तन में लगा समय। लेकिन अगर हम अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो हमेशा ही उसका औसत वेग होता है। तो जब भी हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो ये अभिक्रिया का वेग का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया का औसत वेग है। ठीक है, जैसे हमने इसमें ये लिखा था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये हमने लिखा था, ये फार्मूला बनाया था। तो ये वास्तव में किसका फार्मूला है? ये अभिक्रिया के औसत वेग का फार्मूला है। क्लियर है ना बात? अभिक्रिया का औसत वेग है ये जो मैंने लिखा है। अब औसत वेग का मतलब क्या हुआ? तो जैसे हम कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, वो अभिक्रिया ताप से, दाब से, सांद्रता से, विकिरणों से, ठीक है, अभिकारक की प्रकृति से प्रभावित होती है। तो वेग भी प्रभावित होता होगा। अब वेग अगर प्रभावित होता है तो अगर ताप में कोई चेंजिंग आ गई या दाब में कोई परिवर्तन आया तो वेग जो है वो या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। उसकी वजह से लास्ट में जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त जो वेग होता है वो उसका औसत वेग होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गड़साना से रावला से गड़साना गया और गड़साना जाकर उसको किसी ने पूछा कि भैया किस स्पीड से आए हो, किस वेग से आए हो? तो उसने कहा कि मैं 80 के वेग से आया हूँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस वेग से अगर मैं आया हूँ तो आप अब सोच के बताओ कि क्या वो 80 की स्पीड से गया होगा? क्या ऐसा हुआ होगा कि जब उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी तो वो 80 की स्पीड में वो एकदम से निकली होगी और वहां जाके उसने 80 की स्पीड में ब्रेक लगा दिए होंगे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। पहले स्पीड कम होगी, फिर बीच में 80 आ गई होगी, फिर बीच में हो सकता है खाली सड़क हो तो 120 चली गई हो, 100 चली गई हो, और फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो, किसी को साइड लेनी हो तो वो स्पीड जो है वो कम कर दी गई हो, 80 से भी कम हो गई हो। तो मतलब ये हुआ कि वहां बरसाना तक जाने में जो स्पीड उस इंसान ने बताई है वो उसकी औसत स्पीड बताई है। ऐसे ही जब हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो वो अभिक्रिया का औसत वेग होगा। अभिक्रिया का वेग अगर लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभिक्रिया का औसत वेग है। तो जैसे देखो कल भी मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था R जो है वो P में बदलता है रिएक्टेंट। तो अभिक्रिया का अगर मैं औसत वेग की बात करूं, औसत वेग, एक चीज और बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। औसत वेग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अभिक्रिया का वेग लिखोगे। तो इसको लिखना सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा? माइनस डेल आर की सांद्रता। डेल आर की सांद्रता का मतलब कि आर की सांद्रता ये है, फिर डेल टी ऐसे लिखेंगे। अच्छा कोई पूछेगा कि सर माइनस क्यों लगाया यहाँ पर?
तो माइनस हमने इसलिए लगाया है कि r की सांद्रता जो है वो समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है उसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ माइनस लगाया है, और इस माइनस का कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये सांद्रता जो है r की सांद्रता कम हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम p की फिर सांद्रता लिखेंगे तो उसके आगे तो प्लस लगाएंगे क्योंकि इसकी सांद्रता तो बढ़ रही है। तो आप बिल्कुल सही हो। तो अभिक्रिया का औसत वेग देखो, p के लिए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल t, और यहाँ हम प्लस लगा देंगे क्योंकि p की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई ये भी सोच सकता है कि सर ये दोनों को आपने बराबर कैसे रख दिया? अरे बराबर इसलिए रखा है क्योंकि जिस वेग से r जो है उसकी सांद्रता कम हो रही है, उसी वेग से p की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे गड़साना की तरफ जाने वाला इंसान जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको अगर पूछें तो वो 80 की स्पीड से गड़साना की तरफ जा रहा है। मतलब गड़साना में अगर कोई उससे पूछे कि भाई किस स्पीड से आ रहे हो, तो वो कहेगा 80 की स्पीड से आ रहा हूं। और रावला में अगर कोई उससे कोई पूछे तो वो कहेगा 80 की स्पीड से जा रहा हूं। स्पीड तो सेम है, लेकिन एक तरफ से तो वो जा रहा है और एक तरफ वो आ रहा है। तो ऐसे ही स्पीड तो दोनों की सेम है, वेग तो दोनों का ही समान है, लेकिन एक की सांद्रता उसी वेग से कम हो रही है और दूसरे की सांद्रता उसी वेग से बढ़ रही है। इसलिए दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, क्योंकि वो वेग की हम बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये वाली बात। तो आपने जब भी अब लिखना है सांद्रताओं को तो इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं औसत वेग के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्टांटेनियस वेग। इंस्टांटेनियस वेग, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो देखिए तात्क्षणिक वेग किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि तात्क्षणिक वेग होगा किसी पर्टिकुलर एक निश्चित समय पर जो वेग होगा वो, यानी कि जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था उसको अगर ये पूछा जाए कि 10:53 पे फोन किया जाए उसको चलते चलते, ठीक है, बाइक पे 10:53 पे हमने फोन किया, उस वक्त 15 सेकंड हुए थे। 10:53 और 15 सेकंड पर फोन किया और उससे पूछा कि भैया इस वक्त तुम्हारा वेग क्या है? उसने कहा कि इस वक्त मेरा वेग 76 किलोमीटर पर आवर है। तो तात्क्षणिक वेग फिर क्या होगा? 76 किलोमीटर, यानी कि वो एक निश्चित क्षण पर हमने ज्ञात किया, तो उसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, निश्चित क्षण आपको याद रखना है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग जो है वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग का अगर फार्मूला हम लिखें, तात्क्षणिक वेग इज इक्वल टू क्या होगा? डेल सी। डेल सी का मतलब मैंने ये डेल सी क्यों लिखा? सी का मतलब सांद्रता होता है, मतलब सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। तो डेल सी अपॉन डेल टी। माइनस किसके लिए लगाएंगे कि अगर सांद्रता कम हो रही है इसलिए, और प्लस किसके लिए लगा दिया कि सांद्रता बढ़ रही है। तो हम दोनों में ही लगा देते, दोनों को एक में ही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। तो तात्क्षणिक वेग के समय क्या है कि इस वक्त निश्चित क्षण है, मतलब टाइम चेंज ही नहीं हो रहा, एक ही टाइम पे हम पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिमिट लगाएंगे डेल टी एरो 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ? डेल टी की लिमिट कितनी है? 0 है। जो टाइम है वो एक निश्चित समय पर हमने पूछना है उससे, तो इसका मतलब डेल सी अपॉन डेल टी की लिमिट 0। तो ये तात्क्षणिक वेग का फार्मूला हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ की मदद से समझना चाहें तात्क्षणिक वेग को, तो ग्राफ की सहायता से भी समझा जा सकता है। कैसे? देखो ये हुआ, तो जैसे हमने यहाँ लिखा
वेग और यहाँ हमने लिखा समय। तो ये वेग इस प्रकार से अभिक्रिया का होता है, ठीक, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए इस प्रकार से, तो ये देखो, तो ये वाला जो एक पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर ये स्पर्श रेखा इस ग्राफ को स्पर्श करेगी, उस बिंदु को हम क्या कह देंगे कि ये बिंदु जो है प्रॉपर्ली, इसी को ही हम दार्शनिक वेग कहते हैं। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं दार्शनिक वेग। क्लियर है? तो ये भैया दार्शनिक वेग इस प्रकार से होता है। चलो, तो ये हमने आज पढ़ लिया कि औसत वेग क्या होता है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है भाई, अब एक टॉपिक अपन और पढ़ते हैं, जो है अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्रिक संबंध क्या होते हैं। तो देखो, अभिक्रिया का वेग तथा स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणमितीय संबंध। रस समीकरणमितीय संबंध क्या होते हैं? तो देखो क्या होगा, जैसे कि हमने ये लिखा, A जो है वो B में बदल रहा है, तो हम इसका वेग जब लिखेंगे तो तरीका क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस, क्योंकि A की सांद्रता कम होगी, डेल A बटा डेल P, ऐसे लिखेंगे, बराबर माइनस डेल B ऑन डेल P। ठीक है, ऐसे लिखिए, डेल P अपॉन डेल P बराबर माइनस डेल B अपॉन डेल P। तो ये इस प्रकार से वेग लिखा जाता है। ये प्लस आएगा भाई, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि A की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है, B की सांद्रता बढ़ रही है, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर देखो, मान लेते हैं ये अभिक्रिया आ गई 2AB, ऐसे लिखा आ गया। तो अब A और B को तो अपने को लिखना आता है, दो को कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे लिखेंगे, वेग अभिक्रिया का वेग है ना, वेग सीधा लिख रहा हूं, वेग इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल A अपॉन डेल T। यानी कि ये दो जो है कहां चला जाएगा, जिसका भी हम वेग लिख रहे हैं उसके नीचे चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। ठीक है, 1/2 डेल A, तो इज इक्वल टू प्लस डेल B अपॉन डेल T। समझ में आ गया सबको? इस प्रकार से लिखना है। और एग्जांपल देखो एक, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा 2A प्लस 3B एरो 4C, जैसे ये लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, वेग बराबर माइनस 1/2 डेल A अपॉन डेल B, 2 नीचे आ गया, बराबर, अब 3 है तो 3 नीचे आएगा, माइनस 1/3 डेल B अपॉन डेल T बराबर प्लस 1/4 डेल C अपॉन डेल T। ठीक है भाई, और प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, ये मैंने बता दिया। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कि ये है 2, 3, 4 है, ये सब बटा में आ जाएंगे। तो मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, ये आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। पहला एग्जांपल है PCl3 प्लस Cl2 PCl5। ये आपने क्या करना है, इसका वेग लिखना है, जैसे मैंने ये लिखा ना उस प्रकार से लिखना है। दूसरा लिखो 3H2 प्लस N2 2NH3, तो इसका भी वेग लिखना है आपको। एक और दे देता हूं एग्जांपल, H2O2 2H2 प्लस, ये तीन उदाहरण आपने कॉपी में सॉल्व कर लेने हैं। इनका आपने क्या करना है, वेग लिखना है सिर्फ, और वेग लिख के और इस तरीके की एक समीकरण बनानी है कि वो किस प्रकार
प्रकार से बनेंगे। तो बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।